और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि एआई के माध्यम से ये भी कहा जा रहा है कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनको भी सुधारने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं और जो वंचित वर्ग है उन तक सेवाओं की पहुंच की बात करते हैं। तो इसमें किस तरह के टारगेट तय किए गए हैं? हाँ, आज की तारीख में जो पब्लिक सर्विसेज में है उसमें भारत ने काफ़ी प्रगति की है। डिजिटल इंडिया के तहत जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसके माध्यम से या तो आइडेंटिटी सर्विसेज हैं, पेमेंट सर्विसेज हैं, डिजी लॉकर की सर्विसेज हैं, और हेल्थ में अगर ई संजीवनी देख लीजिए या एजुकेशन में दीक्षा देख लीजिए, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस बन गए हैं। परंतु अब जब एआई का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक भाषणी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया, तो भाषणी के माध्यम से हम सारी सेवाओं को सभी भारतीय भाषा में दे पाते हैं। अब इसमें जब जनरेटिव एआई का समावेश हो जाता है तो हम वॉइस के माध्यम से भी सर्विसेज दे पाएंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए ई संजीवनी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर टेलीमेडिसिन से कंसल्टेशन होता है। तो कई बार ये होता है कि जो मरीज होता है वो अपनी भाषा में बात करता है और जो डॉक्टर है वो उस भाषा को नहीं समझता। मान लीजिए कोई मरीज भोजपुरी में बोल रहा है और डॉक्टर जो है वो इंग्लिश जानता है, भोजपुरी नहीं समझता, इंग्लिश या हिंदी जानता है। तो मरीज अपनी भाषा में अपनी बात को बता सकता है, परंतु ट्रांसलेशन के माध्यम से जो डॉक्टर है वो इंग्लिश में सुन लेगा या हिंदी में सुन लेगा, और डॉक्टर जो भी सलाह देगा वो इंग्लिश या हिंदी में देगा, परंतु सुनने वाला अपनी भाषा में सुनेगा। तो ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पावर हो जाता है। इसी तरह से हमने ये भी देखा है कि एआई के माध्यम से किसानों को बहुत सारी मदद मिल जाती है। जैसे किसान में अगर किसान को ये पता करना है कि उसकी फसल में उसकी फसल की कीमत पास की मंडी में क्या चल रही है, तो या तो वो इनाम की पोर्टल पे चला जाए या ऐप डाउनलोड कर ले या फिर अपने फ़ोन पे पूछे कि भाई आगरे मंडी में बाजरे की कीमत क्या चल रही है। तो अगर उसको वॉइस के माध्यम से जवाब मिल जाता है तो काफ़ी सरल होता है, क्योंकि बहुत सारे किसान वेबसाइट पर जाना और ऐप डाउनलोड करने में उतने कंफर्टेबल नहीं महसूस होंगे। तो एआई की मदद से हम काफ़ी सर्विसेज को सुचारू रूप से हर तक पहुंचा सकते हैं। हेल्थ केयर में इसी तरह का होता है कि अगर किसी को पूछना है डायरिया के लिए क्या करें या डेंगू के लिए क्या करें, जो सिंपल प्रिवेंटिव डिजीजेस हैं इसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वॉइस के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये बड़ा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल हो जाता है। कुछ एआई एप्लीकेशन है जिससे जैसे हम ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर तक की डिजीजेस को हम इमेज रिकॉग्निशन से डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। फ्लड वार्निंग, अर्थक्वेक वार्निंग, फिर ड्रॉट प्रिडिक्शन, ये सब भी एआई के माध्यम से किया जा रहा है। मछुआरों को समुद्र में ये इन्फॉर्मेशन देना कि अगर कोई तूफान आने वाला है, ये भी एडवांस में वेदर डेटा को निकाल करके दिया जा सकता है उनको। जब वो डीप सीज पर हो उनके फ़ोन पे मैसेज आ सकता है कि भाई मौसम ख़राब होने वाला, आप आ सकते हैं, या फिर किस एरिया में मछलियाँ मिलने की ज़्यादा संभावना है, यह भी एआई के माध्यम से उनको सूचना मिल सकती है। तो पब्लिक सर्विसेज में एआई के बहुत ज़्यादा प्रयोग हैं और हमें उम्मीद है कि जब इंडिया अपना फाउंडेशनल मॉडल बनाएगा या फिर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में एआई का समावेश कर लेगा तो आम व्यक्ति को सरकारी सेवाएं और पब्लिक सर्विसेज एक्सेस करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगी और एडवांटेजेस होंगी। दुग्गल जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप बात कर रहे थे कि वैश्विक रूप से एआई की सुपर पावर बनने की दिशा में भारत, और इसके अगर हम बहुत से फायदे हैं, कूटनीतिक अगर हम फायदों की बात करते हैं तो वो इसमें काफ़ी अहम हो जाते हैं, चाहे रक्षा सुरक्षा की बात हो या फिर भारत को एआई मानकों और नीतियों को तय करने में ताकत की बात हो। कितना प्रभाव बढ़ेगा भारत का? मुझे लगता है प्रभाव भारत का आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हम लोगों की जो इम्पोर्टेंस ग्लोबली हो जाएगी, क्योंकि हम एक ऑलरेडी ग्लोबल एआई सुपर पावर होने की दिशा में कदम रख रहे हैं। ऑलरेडी भारत के प्रधानमंत्री साहब ने बता रखा है, मोदी जी ने, कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि भारतीय इकोनॉमी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सकारात्मक रूप आ सके, ताकि वो एक कैटलिस्ट बन सके राष्ट्रीय ग्रोथ की दिशा में। हमें ये भी समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की जो प्रकरण है, रेगुलेशन है, अभी तक पेचीदा तौर पर फाइनलाइज नहीं हुए हैं। यहाँ पर भी भारत अपनी थॉट लीडरशिप दिखा सकता है। देखिए, भारत की थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है। हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा प्रोत्साहन मिले और बहुत जल्दी कानून नहीं लाना चाहते, लेकिन जहां हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग अब साइबर क्रिमिनल्स कर रहे हैं या साइबर क्राइम में सेंध लगाने के लिए किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके जो दुरुपयोग पर रोकथाम या रेगुलेशन करने की जरूरत है। वहां पर भी भारत कहीं ना कहीं आगे कदम उठाए तो अच्छा रहेगा। आवश्यकता ये भी होगी कि भारत
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राइट्स ड्यूटीज को परिभाषित कर सके, ताकि विभिन्न स्टेक होल्डर्स को क्लैरिटी हो सके कि एआई इकोसिस्टम कैसे आगे विकसित किया जा रहा है। और अल्टीमेटली मुझे लगता है भारत को चीन या अन्य प्रकार के राष्ट्रों के मॉडल से थोड़ा बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई होने वाली है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स अन्य और राष्ट्रों को टारगेट करेंगे, उनकी प्रभुता को अंडरमाइन करने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो इंडिजिनस डेवलपमेंट पर हम लोगों का अभी फोकस आया है और इतनी जल्दी फ्लेक्सिबल हम लोगों ने निर्णय लिया है, ये शो करता है कि हम एक नए भारत के निर्माण की दिशा में चल चुके हैं। ये वो भारत है जो ग्लोबल एरिना में थॉट लीडरशिप देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और विभिन्न प्रकार के नए मापदंड भी स्थापित करेगा। दुग्गल जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं। जो मानक तय करने वाली बात है वो तो है ही, जो दुरुपयोग की लगातार इसमें बात चल रही है, किस तरह से ये दुरुपयोग होता है और किस तरह से जब हमारा अपना स्वदेशी जो सिस्टम है हाथ में आएगा तो उसको रोका जा सकेगा? देखिए, आज दुरुपयोग होने के बहुत से नए नए आयाम हैं। जैसे आजकल बहुत से नए डार्क प्रोग्राम्स आ गए हैं जिनका उद्देश्य ही होता है कि वो साइबर क्रिमिनल्स को नए नए प्रकार के तरीके बताएं साइबर क्राइम करने के। हम चैट जीपीटी के बारे से परिचित हैं, लेकिन एक नया प्रोग्राम है फ्रॉड जीपीटी, जो केवल लोगों को बताता है, साइबर क्रिमिनल्स को बताता है कि फ्रॉड कैसे करना है। आज अधिकांश जितने भी साइबर क्राइम गैंग्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने ऑपरेशंस को और ज्यादा मैग्नीफाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि डार्कनेट पर भी एक नया मॉडल आ गया है, उसका नाम है साइबर क्राइम एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दुरुपयोग होने की संभावनाएं ज्यादा आनी शुरू हो गई हैं। हमें यह भी समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नैतिक रूप से भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अभी तक जितने भी एआई प्रोग्राम्स हैं वो फॉरेन डेटा पर ज्यादा ट्रेंड है, उन्हें भारत का जो इंडिजिनस डेटा है उस पर ट्रेन होने की क्षमता अभी मौजूद उनमें नहीं है। मुझे लगता है कि जब इस तरह का इंडिजिनस प्रोग्राम्स डेवलप होंगे तो एक तो भारतीय कस्टमाइज्ड नीड्स को ज्यादा पूरी तरीके से अप्रिशिएट कर पाएंगे, दूसरा उसमें भारतीय कानून पूरी तरीके से लागू होगा, और तीसरा वो भारतवासियों को अपनी भारत मातृभाषा में इस एआई के माध्यम से इंटरेक्शन करने की सुविधा भी प्रदान कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जहां हम एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वहां थोड़ा बहुत हम लीगल फ्रेमवर्क जरूर लेकर आ सके, ताकि इसके दुरुपयोग पर हम एक कड़ा प्रकार का लीगल फ्रेमवर्क लेकर आए। हमें मैसेज देना है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, सकारात्मक पहलुओं पर हमें जोर देना है, और जो लोग इसके नकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा जोर दे रहे हैं उन्हें कानून की परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अभिषेक जी, आपसे समझना चाहेंगे, तकरीबन 78% से ज़्यादा लोग देश में हैं जो इस एआई तकनीक का या एआई मॉडल्स का अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। तो इसे ये भी कहा जा रहा है कि जो आर्थिक वृद्धि है उसमें भी ये नए अवसर देगा। 2035 तक एआई भारत के जीडीपी में $957 बिलियन जोड़ सकता है। तो जो हम भारत की विकास यात्रा कह रहे हैं, विकसित भारत की यात्रा कह रहे हैं, उसमें ये कितना बड़ा योगदान होगा और किस तरह से कोने कोने से इसमें जो लोगों को जोड़ा जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जनरेटिव एआई जो टूल्स आए हैं, इसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो जो काम कोई व्यक्ति 4 घंटे में करता था, इन टूल्स को यूज़ करके उसको काम करने में 1 घंटे या 1.5 घंटे में काम हो सकता है। तो इससे प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ती है। और हमारे देश में अगर हम देखें तो जो लो और मीडियम इनकम में जो लोग काम करते हैं उनके यहाँ एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो जैसे रिटेलर्स हैं या जो हमारे ट्रेडिंग का काम है, या फिर हमारा सॉफ्टवेयर लिखने का काम है, कंटेंट लिखने का काम है, इन सब के जितने लोग अगर इस टूल्स को यूज़ करेंगे तो उनकी जो आउटपुट है, उनकी एफिशिएंसी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, नुकसान कम होगा। जैसे एक एआई सोल्यूशन मैंने देखा था कि वो मॉइस्चर सॉइल का सेंसर होता है, मॉइस्चर कंटेंट तय करता है और फार्मर को वेदर डेटा और क्रॉप के डेटा के हिसाब से बता देता है कितना पानी इस्तेमाल करना है। तो फार्मर अगर कम पानी इस्तेमाल करेगा उसको बचत होगी, उसको
पैदावार अच्छी होगी तो उसको बेनिफिट होगा। तो ये सब जो स्पिन ऑफ इफेक्ट हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जनरेटिव एआई के, इससे इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होंगी। ये ज़रूर है कि हमको इस टैलेंट का, इस टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए रीस्किलिंग, अपस्किलिंग करने की आवश्यकता होगी, ताकि जो नए डेटा इकोनॉमी, एआई इकोनॉमी में जॉब्स आएंगे उसको लेने के लिए हमारे यूथ तैयार हो। ये सब करने से जो एस्टिमेट्स हैं कि 957 बिलियन या 1 ट्रिलियन, वह सब पॉसिबल होगा, परंतु हमको उस दिशा में एसेंशियल जो स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे, ताकि हम इस टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग कर पाएँ और दुनिया भर में जो अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है उसका हम एडवांटेज लेने के लिए तैयार रहें। बिल्कुल, तो प्रोडक्टिविटी की बात हो, चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो, और उसके साथ ही तकनीक के क्षेत्र में भारत की बढ़त की बात हो, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और सुरक्षा तो अगर देखते हैं चौतरफा ये देता हुआ दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।